सुरेश चौहान की ओर आप देख रहे बिंदास बोल, और आज का बिंदास बोल आपके सामने हम लेकर आए चीन के यार, हिंदुस्तान के गद्दार पत्रकार पकड़े गए हैं। ये दूसरा पार्ट मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूं। हमने तो इनको पुलिस ने उठाने के पहले और इनके खाते में आए पैसे पकड़े जाने के पहले ही आपको यह सब कुछ बता दिया था। लोग चिल्लाते हैं कि हिंदुस्तान के पत्रकारिता और पत्रकारिता में पत्रकारिता की स्वतंत्रता को लेकर इंटरनेशनल रिकॉर्ड खराब है, तो अब बोलिए कि गद्दारों को, देशद्रोहियों को, देश के नाम को बदनाम करने वाले शत्रु राष्ट्र चीन से पैसे लेने वाले पत्रकार को पत्रकार कहे, दलाल कहे, क्या क्या शब्द कहे, लेकिन ये हुआ है। और हिंदुस्तान के पत्रकारिता में अब तक ऐसा कभी नहीं हुआ। वो क्षण आज पत्रकारिता जगत को देखना पड़ा। इनको पत्रकार नहीं कहना चाहिए, लेकिन इनके नाम के साथ पत्रकारिता लगाकर 10-10, 15-15 वर्ष इन लोगों ने जो अपना मुखौटा लोगों के सामने स्थापित किया है, इसलिए इनको पत्रकार कहना पड़ रहा है। ये चेहरा देखिए, दिखने में तो गोरा चिमटा दिख रहा है, लेकिन इस लाली के पीछे चीन की लाली कितनी है, यह प्रश्न अब पुलिस द्वारा पूछा गया है। नाम है अभिसार शर्मा। अभिसार शर्मा कौन है ये भी चलाइए। अभिसार शर्मा को आज सुबह सुबह उसके दफ्तर पर, न्यूज क्लिक पर, इसके घर पर पुलिस पहुंची और देश की छवि बिगाड़ने, विदेश से पैसे लेने और पैसों का स्रोतों की सही जानकारी न देने, उसकी जानकारी छुपाने से लेकर कई धाराओं को लेकर इंक्वायरी की गई। अभिसार शर्मा एनडीटीवी में काम करने वाला विवादित पत्रकार हैं। अभिसार शर्मा किसी चैनल में टिक नहीं पाया, यह उसका इतिहास है। खास करके पिछले कुछ वर्षों में इसको यूट्यूब पर आना पड़ा। देश के किसी भी मीडिया संस्थान ने इसकी क्रेडिबिलिटी समाप्त होने के कारण और संदेह के घेरे के कारण इस व्यक्ति को हटा चुके हैं। इसकी पत्नी आईएएस अधिकारी है और इसके एके श्रीवास्तव ने उस चैनल पर मनी लॉन्ड्रिंग समेत कई वित्तीय अनियमितता का आरोप भी पहले लग चुका है। यह जानकारी हालांकि चलती रहेगी, बस मैं आपके सामने कुछ चेहरे दिखा रहा हूं। दूसरी एक और गिरफ्तारी या इंक्वायरी के लिए उनको उठाया कहिए। आप कुछ लोग कह रहे भाई गिरफ्तारी मत कहिए, आप इसको टेक्निकल शब्द जो देना है दीजिए, लेकिन इनके घर पुलिस गई और पुलिस ने इनको उठाया, और वो भी किसी गलत न्यूज के लिए नहीं, गलत तरीके से न्यूज चलाने के पैसे लेने के लिए उठाया। यह भाषा सिंह है। ये सारे नाम बस मैं जल्दी जल्दी इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि हमारे साथ जो एक्सपर्ट पैनल उनके साथ बातचीत के दरमियान ये अलग से आपको दिखते ही रहेंगे। इनको भी उठाया गया, ये भी निशाने पर है। अगला नाम आपके सामने ये उर्मेश करके है। इनकी गिरफ्तारी अभी आपको हम सिर्फ दिखाते जाएंगे, और बस ये कुछ नाम है और बाकी नाम आपके सामने हमारे चर्चा के दरमियान आते रहेंगे। कुल मिलाकर मुद्दा यह है कि भारत के कई यूट्यूबर को उठाया गया। प्रबीर पुरकायस्त करके है, ये इनकी प्रोफाइल है, और प्रोफाइल देखकर तो आप कहेंगे कि भाई ये तो बहुत बड़े पत्रकार है, लेकिन ये बहुत बड़े कांड में भी अब पकड़े गए हैं। और ये न्यूज की क्लिक की शुरुआत करने वाले तीस्ता सीतड़वाड़, मोदी शाह के पीछे लगी, विदेशी एजेंसियों, देशों से पैसा लेकर मोदी शाह को गलत फंसाने के लिए गलत हलफनामे दिए। मेरे खिलाफ भी तीस्ता सीतलवाड़ लगी है और मेरे खिलाफ एफआईआर करवाने के लिए इसकी संस्था झूठे आरोप लगाकर, रंगीन स्टोरियां बनाकर पुलिस और कोर्ट के सामने जा रही है। मैं भी इसके ऊपर कानूनी कार्रवाई करने वाला हूं, लेकिन इसके यहां पर भी छापा पाड़ा गया। यह भी उस पूरे सिंडिकेट के अंदर आती है। और भी नाम है, इन नामों को आज गिरफ्तार किया गया। अब चिंता का विषय यह है, ये गिरफ्तारियां तो आप देखेंगे ही, लेकिन गिरफ्तार होते समय कोई शर्म नहीं है। गिरफ्तारी के वीडियो तो आप देख ही रहे हैं। गिरफ्तारी के वीडियो में आपको इन लोगों के चेहरे पर कोई शर्म दिखाई नहीं दे रही है। ये किसी प्रोफेशनल क्रिमिनल जैसे पुलिस को डील करता है, उसी तरीके से बिल्कुल भी फुल ऑफ कॉन्फिडेंस के साथ सामना कर रहे थे, जबकि इनके कागज बता रहे हैं कि दाल में काला नहीं, पूरी दाल ही काली है। ये सारे नामों को गिरफ्तारी के बाद कई प्रश्न उपस्थित हुए, और इस घटना की तरफ पूरी घटना क्या है, स्थिति क्या है, तो स्थिति यह है कि भारत के मुख्य मीडिया जगत से, मुख्य मीडिया से
हटाने के बाद जो यूट्यूबर आए, ऐसे लोग चाइना से अमेरिका के वाया और भी कई वाया तो निकलने वाला है। मैंने तो आपके सामने पिछले एपिसोड में पूरा रूट बताया था। ये लोगों के पास करोड़ों रुपए आया है, करोड़ों रुपए, और ये कुल राशि सैकड़ों करोड़ से ऊपर भी जाएंगी, लेकिन न्यूज क्लिक 38 से लेकर 68 करोड़ के बीच तक पहुंच रही है। और इसलिए इसके ऊपर संदेह का घेरा इसलिए भी पुख्ताई के साथ हुआ क्योंकि इन्वेस्टिगेशन में इनके पूरे सूत्र एक साथ मिल गए और वो कड़िया जोड़ना जिसको इन्वेस्टिगेशन में कहते हैं वो हो गया है। और इसलिए पत्रकार के नाम पर इनको गिरफ्तार नहीं किया है कि कोई कहे कि इन्होंने सरकार विरुद्ध न्यूज चलाई, इन्होंने कोई फेक न्यूज चलाई, इन्होंने कोई, ये नहीं, इनको अज्ञात स्रोत से पैसे लेकर उसको छुपाने, सही जानकारी न देने से लेकर अन्य कई धाराओं के तहत यह कार्रवाई की गई है। आज भी यह कार्रवाई जारी है और इसका फाइनल स्वरूप जल्दी ही दिल्ली पुलिस आपके सामने, हमारे सामने लेकर आएगी। लेकिन तब तक के जानकारी के आधार पर यह कार्यक्रम हम आपके सामने करें। मैं अब गेस्ट पैनल के पास चलता हूं। ये सारे ग्राफिक और हमारी टीम ने बनाए हुए आंकड़े और एक एक व्यक्ति की कुंडली, कुंडली पवित्र शब्द है लेकिन इनका ब्लैक पेपर हम आपको दिखाते रहेंगे। मैं स्वागत करता हूं आज जो हमारे साथ गेस्ट पैनल है, उनके पास चलते हैं, उनकी प्रतिक्रिया लेंगे। लेकिन उसके पहले जरा पाकिस्तान का ट्वीट दिखाते हैं। इनको गिरफ्तार करने के बाद पाकिस्तान, जी हां पाकिस्तान, पाकिस्तान को दुख हुआ। भाई अभिसार शर्मा और इस गैंग को, इस गिरोह को हिंदुस्तान ने गिरफ्तार कर लिया है। तो पाकिस्तान के पूर्व मंत्री ने यह ट्वीट कर दिया और यह ट्वीट बताता है कि पाकिस्तान के साथ भी इन लोगों के क्या संबंध है। इनके तो वहां फोटो लगते हैं जी, वहां तो भगवान पूजे तो जाते नहीं है, भूत परस्त लोग हैं, लेकिन इन सब लोगों के फोटो वहां पर लगते हैं, नायक की तरह प्रस्तुत किए जाते हैं। फवाद खान नाम के मंत्री ने ट्वीट के द्वारा यह दिखा दिया कि वो भी क्या कहता है। थोड़ी देर में उस ट्वीट को भी आपको दिखाएंगे। और भी सीताराम येचुरी लीजिए, महबूबा मुफ्ती, याद है ना महबूबा मुफ्ती कौन है, ये सारे लोगों की प्रतिक्रिया दिखाएंगे। लेकिन उससे भी ज्यादा बड़ा देशभक्त और एक्सपर्ट पैनल मेरे साथ है, मैं उनका स्वागत करता हूं स्क्रीन पर। हमारे साथ आज के बिंदास बोल की चर्चा के लिए उनकी पहली प्रतिक्रिया लेकर फिर मैं कुछ प्रतिक्रियाओं के लिए इन बाइट्स को, इन नेताओं की प्रतिक्रिया आपको दिखाऊंगा। लेकिन उसके पहले मैं स्वागत करता हूं हमारे साथ आज के बिंदास बोल में जो गेस्ट पैनल है। स्क्रीन पर लीजिए सारे अतिथियों को। मैं स्वागत करता हूं हमारे बीच आज के कार्यक्रम में वरिष्ठ अधिवक्ता, सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करने वाले और साथ में संविधान विशेषज्ञ के तौर पर भी जो जाने जाते हैं डीके दुबे जी। स्क्रीन पे लीजिए सभी को। डीके दुबे जी आपका स्वागत है, आप अधिवक्ता है। संदीप मिश्रा जी भी अधिवक्ता हैं। रचित कौशिक एक राष्ट्रवादी यूट्यूबर है, पत्रकार है और अपनी ईमानदारी के साथ अपने काम को करते हैं। एक तरफ एक यूट्यूबर अपना ईमान, देश और देश हित बेचता है तो कितने करोड़ मिल सकते हैं, ये दूसरा यूट्यूबर बताएगा कि कितने परिश्रम से यूट्यूब चैनल चलाना पड़ता है और वो भी यूट्यूब उड़ा देती है और इन लोगों को अवार्ड मिलते हैं। तो क्या है इसके पीछे का राज, ये भी हम बात बताएंगे। वेद भूषण जी हैं, पुलिस से हैं और एसीपी रह चुके हैं, ये इन्वेस्टिगेशन के एंगल से बात करेंगे। और लोहित कुमार विमल जी हमारे साथ अधिवक्ता एक और जुड़ेंगे, उनसे भी बात करेंगे। तो हमने आज कानूनी पहलू, पुलिस का पहलू और एक पत्रकार के रूप में, यूट्यूबर के रूप में भी रचित विषय रखेंगे, इसलिए इस पैनल को चुना है। बहुत प्रतिक्रिया मेरे पास है, बहुत सा कंटेंट है, बहुत सा ग्राफिक है, इनके प्रतिक्रियाओं के दरमियान आपको वो भी दिखाएंगे। मैं दुबे जी से प्रारंभ करता हूं। दुबे जी, पत्रकार गिरफ्तार कहते हैं तो लगता है कि सरकार दमन कर रही है, लेकिन गद्दार गिरफ्तार जब कहते हैं तो लगता है कि सरकार कार्रवाई कर रही है। आप एक अधिवक्ता के नाते, एक देशभक्त के नाते इसको पत्रकार की गिरफ्तारी कहेंगे या गद्दारों की गिरफ्तारी कहेंगे? पहले तो मैं ये कहूंगा कि आपको भी थोड़ा बुरा लगेगा
लेकिन उसको समझने की आवश्यकता है। जो ये चौथा स्तंभ आप कहते हो पत्रकार को, कॉन्स्टिट्यूशन में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी भी न्यूज एजेंसी या पत्रकार को कोई विशेष अधिकार नहीं है, उसको उतने ही फंडामेंटल राइट हैं जितने किसी भी एक सामान्य व्यक्ति को हैं। इसलिए ऐसा नहीं है कि कोई पत्रकार है तो वो कुछ भी कहेगा, कोई वकील है तो कोई कुछ भी कहेगा, कोई पुलिस या सरकार है तो कुछ भी कहेगा और कुछ भी कहेगा और उसको लगेगा कि नहीं मेरा काम कहना है। इसलिए तो न्यूज का मतलब आपका विश्लेषण नहीं, न्यूज का मतलब है जैसा आपको मिले वैसा आपको देना। लेकिन जब कोई व्यक्ति किसी न्यूज को टिल्ट करके या टॉर्शियस बनाकर किसी को देता है तो निश्चित रूप से वो अपराधी है देश में रॉन्ग इंफॉर्मेशन स्प्रेड करने का और देश में अफरा तफरी फैलाने का। याद रखने की बात है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट खुद इंडियन एक्सप्रेस के मामले में यह कह चुका है कि किसी भी पत्रकार या पत्रकार एजेंसी को कोई विशेषाधिकार नहीं है। उसको अगर विशेषाधिकार देना होता तो कॉन्स्टिट्यूशनल फेमर्स को उसमें लिखना होता। उन्होंने ऐसा कोई वचन नहीं दिया, किसी पत्रकार को अलग से नहीं रखा है। इसलिए पत्रकार भी उसी कैटेगरी में आता है जिस कैटेगरी में एक सामान्य व्यक्ति आता है। अगर कोई सामान्य व्यक्ति कोई रॉन्ग इंफॉर्मेशन स्प्रेड करता है तो उसके ऊपर जिस प्रकार से मुकदमा चलाया जा सकता है वैसे ही किसी भी पत्रकार के ऊपर मुकदमा चलाया जाता है, किसी भी वकील के ऊपर मुकदमा चलाया जाता है, या कोई व्यक्ति जो अपने आप को विशेषाधिकार समझता है वो एक नागरिक पहले है, उसके बाद वो उसका प्रोफेशन है। प्रोफेशन का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि वो देश को कुछ गलत तरीके से कुछ समझाएगा या देश को कुछ। इसलिए यहां पर जो मेरा मानना है कि ये पुलिस और प्रशासन और इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसियों का दायित्व तो बनता है कि वो प्रत्येक नागरिक पर जैसे इंटेलिजेंस रखता है वैसे ही पत्रकारों वकीलों पर भी रखे। और अगर ऐसा कुछ पाया जाता है तो इसमें किसी पत्रकार का विशेषाधिकार हनन नहीं है। भाई राष्ट्र है, राष्ट्र में एक कानून है, उस कानून के मातहत ही हम सिटीजन हैं और आप भी उसी के तहत सिटीजन हैं। और जब हम सब एक नागरिकता रहते हैं, एक राष्ट्र एक नागरिकता है, तो किसी को विशेषाधिकार किस बात का है और विशेषाधिकार अगर है तो कौन से स्थानों पर है, ये बिल्कुल डिफाइंड है। इसलिए यहां पर अगर यह कहना कि पत्रकारों के राइट का उल्लंघन हो रहा है तो मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि पत्रकार कोई विशेषाधिकार लेकर आते हैं। लेकिन हां, यह निश्चित रूप से है कि फ्री स्पीच एंड एक्सप्रेशन होना चाहिए। जो खबर है वो खबर की दृष्टि से रहना चाहिए, ना कि देश को बरगलाने या देश को गलत दिशा दिखाने के उद्देश्य से। यहां पर जब आप इनकी गिरफ्तारी की बात करते हैं तो किसी भी प्रकार से कोई पत्रकारों के राइट का उल्लंघन नहीं है। और यह कोई पहला देश नहीं है, यह कोई पहला पत्रकार नहीं है जिन पर इस तरह की कार्रवाइयां हो रही हैं। ये सदैव से होता रहा है। हां, वो अलग बात है कि पत्रकारों ने पॉलिटिशियंस के साथ मिलकर कुछ गैंग बना रखे हों, कुछ वो लाइजनिंग का काम करते हैं और वो पावर को अवेल करते हैं और पावर का मिसयूज करवाते हैं सरकारों के द्वारा, प्रशासन के द्वारा। वो एक अलग पहलू है, उस पर भी विचार होना ही चाहिए। इसलिए यहां पर मेरा जो विचार है, ये तो सीधी सीधी लूट की नगरी बना रखी है और लूट कर देश को कैसे बर्बाद करना और कैसे रॉन्ग इंफॉर्मेशन देश को देना, ये पत्रकारिता के धर्म का भी उल्लंघन है। और मुझे लगता है जो पत्रकार हैं, जिनका काम पत्रकारिता करना है, उन सभी को ये बात दिमाग में रखनी चाहिए और रखते ही हैं कि भाई देश पहले है, उसके बाद हमारा प्रोफेशन है। मैं आज वकील हूं, कल जज हो जाऊंगा, कोई और जज रहेगा। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि वो इम्यून है। कोई भी व्यक्ति भारत में कानून से इम्यून नहीं है, चाहे वो किसी भी डिजिग्नेशन पर हो। इसलिए यहां पर जब हम ये कहते हैं पत्रकार, तो पत्रकार को कोई विशेषाधिकार नहीं है, मानना चाहिए। ठीक है, ठीक है। हम अब दूसरे वकीलों की प्रतिक्रिया लेने के पहले पुलिस एंगल क्या है इसके इन्वेस्टिगेशन के पीछे का, यह समझते हैं। आप कैसा देखते हैं वेदभूषण जी, जो कार्रवाई हुई, जिस प्रकार से पुलिस ने कार्रवाई की? देखिए सुरेश जी, ये मुकदमा अचानक नहीं दर्ज हुआ। अगस्त
मैं ये मुकदमा दर्ज हुआ, इसकी इन्वेस्टिगेशन यूएपीए और 120 बी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की गई, क्योंकि इसमें 38 करोड़ रुपए के बारे में ये ट्रायल मिल रहा था कि ये पैसा एंटर टेरर एक्टिविटीज में इस्तेमाल किया जा रहा है। तो जरूरी हो गया था कि तमाम ट्रायल को खंगालना, क्योंकि कनेक्शन ब्राजील से, अमेरिका से, चाइना से, तमाम जगह से कनेक्शन निकल कर आ रहे थे। तो सरकार की जिम्मेदारी थी, ये पुलिस ने कोई एहसान नहीं किया, उनकी जिम्मेदारी थी कि ये 1.5 करोड़ रुपया एक इलेक्ट्रीशियन को, सुरेश जी दोबारा रिपीट कर रहा हूं, 1.5 करोड़ रुपया इलेक्ट्रीशियन को पे किया जा रहा है। आप भी घर में और जो आपके व्यूअर्स है इस्तेमाल करते होंगे, क्या कभी आपने 1.5 करोड़ रुपए की किसी बिजली वाले को, इलेक्ट्रीशियन की पेमेंट की है? तो ये जानना जरूरी था। एक कॉमन, एक सामान्य ज्ञान कहता है, पुलिस का ज्ञान छोड़ दीजिए, कानूनी वकीलों का ज्ञान छोड़ दीजिए। 38 करोड़ रुपए किस तरह से आ रहे हैं, शेल कंपनीज बनी हुई है, क्या उनके बारे में इस देश को जानने का हक नहीं है? तो क्यों इस बारे में इन्वेस्टिगेशन ना की जाए? और सबसे बड़ी चीज है, अदालत बैठी हुई है, तमाम चीजें कोर्ट में पेश की जाएंगी। एविडेंसेस जो पुलिस इकट्ठा कर रही है, डिजिटल एविडेंस इकट्ठा कर रही है, वर्बल एविडेंस इकट्ठा कर रही है। आज रेड कंडक्ट हुई है तमाम जगह पर। मैंने फिर बता रहा हूं, अगस्त का मुकदमा था, आज जाकर रेड हुई है, पुलिस ने प्रिलिमिनरी इंक्वायरी की है। इस तरह के सफिशिएंट एविडेंसेस थे इन लोगों के खिलाफ। अभी आप तीस्ता सीतलवाड़ का नाम ले रहे थे, गुजरात दंगों में उनका नाम आया था, तमाम तरह के ट्रायल हुए, सुप्रीम कोर्ट ने, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उनको बरी कर दिया, छोड़ दिया। तो इसमें इतना घबराने की जरूरत नहीं है। पर हाँ, यदि कुछ करा है तो उसका हिसाब किताब देश को जरूर देना होगा और बताना पड़ेगा ये पैसा किस तरह से एंटी टेरर एक्टिविटीज के अंदर इस्तेमाल हो रहा था। अब मणिपुर में दंगे हो रहे हैं, चाइना से एलिगेशन लग रहे हैं कि वहां से फंडिंग हो रही है, हथियार लिए जा रहे हैं, दिए जा रहे हैं। तो क्या इस देश में इस तरह की आग लगाने की इजाजत दे दी जाए? क्या इसके बारे में इन्वेस्टिगेशन ना की जाए? तमाम चीजें पब्लिक डोमेन में आनी चाहिए। अब एक जो पत्रकारिता जिसको कहते हैं कि फोर्थ पिलर है, वो तमाम तीनों पिलर को उठाकर फेंक रहा है। पत्रकारिता का जो धर्म है उसको ना निभाकर वो तमाम पिलर को फेंकने की कोशिश कर रहा है। तो क्या उस पिलर के बारे में जानना नहीं चाहिए कि पिलर अचानक क्यों इन तीनों अंगों के खिलाफ हो गया है? तो ये तमाम जो चीजें हैं पब्लिक डोमेन में है, क्योंकि ऐसी लेफ्टिस्ट पार्टी थी, कुछ ऐसे नाम इसके अंदर कनेक्शन है, क्योंकि अभी तो शुरुआत है, अभी इन्वेस्टिगेशन होगी, अभी बहुत सारे लोगों के नाम आएंगे। अभी तो आपने कुछ लोगों के नाम बताए, और चूंकि बड़ा डेलिकेट और सेंसिटिव मैटर है, तो तमाम चीजें पब्लिक डोमेन में भी नहीं लाई जा सकती। जब की चार्जशीट फुल प्रूफ तैयार हो जाएगी, इन्वेस्टिगेशन पूरी हो जाएगी, तमाम अदालतों को बताया जाएगा किसके खिलाफ क्या एलिगेशन है, वो बताएं, उनके एडवोकेट्स, उनके अटॉर्नीज आकर अदालत में उनको डिफेंस करें, बचाएं कि ये मुकदमे में वांछित नहीं है या इसकी जरूरत नहीं है। तो इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। मीडिया के खिलाफ नहीं है, आपके मीडिया के खिलाफ तो क्यों नहीं रेड हुई? और बहुत सारे मीडिया चल रहे हैं, यूट्यूबर्स हैं बहुत सारे, अच्छा पैसा कमाते हैं, सही ढंग से कमाते हैं, सरकार को हिसाब किताब देते हैं। तो क्या ऐसी जरूरत आन पड़ी कि केवल न्यूज क्लिक के ऊपर इतना हंगामा हुआ? और न्यूज क्लिक का दामन पहले भी आपको याद होगा कि साफ नहीं है, पहले भी इनकी ईडी द्वारा जांच चल रही है। बहुत सारे सीरियस एलिगेशंस हैं, ऐसे एलिगेशंस हैं जो अदालत को या सीक्रेट तरीके से इस देश को चार्जशीट पूरी होने के बाद ही सामने लाए जा सकते हैं। अब तमाम जो रेड की गई है, सैनिक फार्म्स में, बॉम्बे में रेड की गई है, तमाम मोबाइल, लैपटॉप, तमाम डिजिटल एविडेंसेस कलेक्ट किए जा रहे हैं। सारा पैसा वेदभूषण जी जो अधिकृत तौर पर आया है, वो ट्रेल है उसका, ये पूरा लेखा जोखा है जो अधिकृत आया। और खास करके ऐसे गद्दारी के कामों में, बेईमानी के कामों में, देश के विरुद्ध कुछ करने के कामों में जो पैसा आता है, उसका ये कुछ % एक नंबर में आता है, बाकी तो 2 नंबर में आता है। अभी तो हवाले का भी ट्रेल सरकार के पास पहुंचा है, उसका आंकड़ा तो चौंकाने वाला है, इससे कई गुना ज्यादा है। बात तो उसकी भी होनी है, वो भी एजेंट पकड़े जा चुके हैं, उन्होंने बयान भी दिए हैं। बस अब उसके लिए दोबारा इनको जब लेंगे तब फाइनल गिरफ्तारी होगी, वो दिन भी दूर नहीं है, इसी वर्ष ये होना है। इसलिए बात केवल 1 नंबर में किया गया, 2 नंबर पकड़ा गया है, अभी तो 2 नंबर में किया गया, पूरा 2 नंबर पकड़ना बाकी है। मैं रचित के पास चलता हूं। रचित कौशिक एक यूट्यूबर के तौर पर, ठीक है, हम वैचारिक दृष्टिकोण से उससे सहमत है ही नहीं, हम लोगों की लाइन अलग है, लेकिन यूट्यूबर के ऊपर जो विश्वास निर्माण हो रहा था, लग रहा था कि ये लोग बड़े बड़े चैनलों जैसे समझौते नहीं करते, अपनी छोटी सी दुनिया में बड़ी बातें ईमानदारी से करते, बड़ी ईमानदारी से करते। क्या अब यूट्यूबर पर भी प्रश्न चिन्ह खड़े होंगे? रचित, आप अपना आवाज ऑन करना।
जी, अभी आवाज आ रही है हाँ आपको? बिल्कुल, बोलिए। जी, सबसे पहले मैं आपकी एक दुविधा दूर करना चाहूंगा। आप हिचकिचाते हुए बोल रहे थे, क्योंकि पत्रकारिता में आपकी निष्ठा है, कई वर्षों से आप सेवाएं दे रहे हैं, तो आप बोल रहे थे कि इनको किस नाम से संबोधित करें। तो इनका असली नाम मैं आपको बता दूं कि इनका नाम पत्तलकार है। जो पत्तलों को पढ़ते हैं तो पत्रकार नहीं है, ये पत्रकार के रूप में छद्म पत्तलकार लोग हैं जो ये काम करते हैं। और आपको ये बताएं कि ये जब बात हो रही है कि क्या पत्रकारिता में और YouTube में जो एक नई प्रकार की पत्रकारिता, एक सिटीजन जर्नलशिप जैसी एक चीज आई थी, उसकी विश्वसनीयता, तो बिल्कुल आपका ये सही प्रश्न है। और ये विश्वसनीयता तार तार की गई है। जिस प्रकार से इंडिपेंडेंट दिखाकर एक स्वैच्छिक रूप से काम करने वाले स्वच्छंद पत्रकार अपने आप को कहते थे, लेकिन एक एजेंडा के तहत चलते थे, और वो एजेंडा भी रिमोट कंट्रोल से, विदेशी धरती से वो संचालित होता था। उस पर इन्होंने प्रश्न चिन्ह ही नहीं खड़े किए हैं, बल्कि इन्होंने पूरी पत्रकारिता को धूमिल किया है। यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म को, या जितने भी सोशल मीडिया पत्रकारिता है, उसको भी इन्होंने धूमिल किया है। इसके अलावा एक चीज और हमें बहुत ध्यान से देखने की आवश्यकता है। कहीं भी यदि कोई रोग होता है तो उसका प्रभाव कहां पर होता है, वो हमें देखना चाहिए। तो ये आज देखें कि इसका प्रभाव कहां पर हो रहा है। जिस प्रकार आपने बताया कि फवाद चौधरी जैसे जो पूर्व मंत्री हैं पाकिस्तान के, वो इनके पक्ष में बोल रहे हैं, और बहुत सारे पत्रकार नेता बोल रहे हैं। आदरणीय लालू जी ने इनके पक्ष में बोला है। हम ये सोचें कि क्या पहले पत्रकारिता पर हमले नहीं हुए? क्या हम भूल गए कि मुकेश कुमार जी, जो कि रेजिडेंट एडिटर हैं सुदर्शन न्यूज के, उनको गुरुग्राम पुलिस ने अपहरित कर लिया था, अगवा कर लिया था। उस समय पर ये सारे नेता, ये सब पाकिस्तानी, ये सब फ्रीडम ऑफ स्पीच के जो सिपाही हैं, ये कहाँ थे? एडिटर गिल्ड कहाँ थे? प्रेस एसोसिएशंस कहाँ थी? क्या मनीष कश्यप को जो 6 महीने से जेल में रखा हुआ है, उनके ऊपर उन्होंने कोई वक्तव्य जारी किया? क्या उन्होंने कोई आंदोलन चलाया? जब अर्नब गोस्वामी को गिरफ्तार किया गया था और उनको इस तरह से उठाकर ले जाया गया था, क्या उस समय पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सुरक्षित थी देश में? जो आज इनको चाइनीज स्टूजेस को पकड़े जाने पर देश की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की चिंता हो रही है और बता रहे हैं कि प्रेस खतरे में है, पत्रकारिता खतरे में, तो क्या तब पत्रकारिता खतरे में नहीं थी? मनीष कश्यप आज भी 6 महीने से जेल में है, लेकिन तब पत्रकारिता खतरे में नहीं आती है। मुकेश कुमार को पुलिस उठा लेती है बिना किसी अपराध के, तब पत्रकारिता खतरे में नहीं आती है। तो उस चीख पुकार से उस रोग का मंत्र भी समझ आता है, उस रोग की जड़ें कहां तक हैं वो भी समझ आते हैं, और उसके तार कहां तक जुड़े हैं वो भी समझ आते हैं। बिल्कुल सही आपका ये आकलन है कि अब YouTube या किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कोई भी अगर पत्रकारिता और स्वतंत्र पत्रकारिता के नाम पर कुछ कहता है तो उसको हाशिए पर रखा जाएगा, उसको प्रिज्म टेस्ट किया जाएगा कि ये सचमुच अपनी भाषा है, किसी विदेशी शक्ति की भाषा है, या ये आम जनता की भाषा है। बिल्कुल। संदीप मिश्रा जी, आपका लीगल टेक। कहना है कि सरकार ने सही जगह पे हिट किया है, क्योंकि एक व्यक्ति जैसे ही यूएपीए की तहत कार्यवाही होती है, पाकिस्तान से ट्वीट आता है, उस देश से जो भिखारियों को एक्सपोर्ट करता है। और समझिएगा कि 8 बजे सुरेश चौहान के जी इस चैनल पे अपना प्रोग्राम कर रहे हैं और किसी चैनल पे डिबेट नहीं चल रहा है कि इस, और पाकिस्तान में देखा जा रहा है सुदर्शन न्यूज कि इस विषय पे डिबेट होने जा रहा है, तो लोग खड़े हो जाते हैं इसके साथ में, इस आवाज को बुलंद करते हैं। तो यहां समझना होगा इन पत्रकारों का स्तर क्या है। एक भिखारी मुल्क जो भिखारियों को एक्सपोर्ट करता है, सऊदी अरेबिया में, इराक में, सभी जगहों पे 90% जहां के भिखारी जो है पाकिस्तानी मूल के पाए जाते हैं, उस देश का पत्रकार मीडिया बैठा हुआ है कि भारत में कब रिपोर्ट की जाती है और इनके समर्थन में खड़ा होता है। तो इनका स्तर तो इन भिखारियों वाला है। दूसरी बात मैं आता हूं जो भूषण जी कह रहे थे, एसीपी साहब कह रहे थे, देखिए यूएपीए एक्ट के तहत कार्यवाही कानून के दायरे में हो रही है, मनी ट्रेल को रिलेट किया जा रहा है। अगर मनी ट्रेल में चीजें निकली नहीं होती तो एक कार्यवाही होती ही नहीं, क्योंकि इसके लिए एक ट्रिब्यूनल है जिसके सामने एजेंसीज को जवाब देना पड़ेगा कोई भी कार्यवाही करने से पहले। तो ये कोई ऐसा नहीं है कि एक रात में कहीं से आदेश आ गया या फोन आ गया और इसलिए पत्रकार के खिलाफ कार्यवाही शुरू हो गई।
यहां जो कार्रवाई शुरू हो रही है तथ्यों पे हो रही है, मनी ट्रेल को कनेक्ट करने के लिए हो रही है, और जहां कनेक्शन बनेंगे वहां पे चाहे शर्मा जी हो, चाहे शीतलवाड़ जी हो, या XYZ कोई भी हो, उसे देश की जनता को और अदालत को जवाब देना पड़ेगा, और विक्टिम कार्ड खेलने से काम नहीं चलेगा। जी, तीस्ता शीतलवाड़ केवल मत कहिए, उनके नाम के अंदर का जावेद हटाना ठीक नहीं है। ये तीस्ता जावेद शीतलवाड़ है। जी सुरेश जी। हाँ, लोहित जी, लोहित कुमार विमल, आप, हाँ मेरी आवाज आ रही है जी? बिल्कुल बोलिए जी। ये जो मुद्दा है जी, ये आज का नहीं है। 2021 से ईडी इस पूरी मनी लॉन्ड्रिंग की ट्रेल की इन्वेस्टिगेशन के पीछे लगा हुआ है। 2021 के बाद इसके अंदर कई सारी चीजें जो निकल के आई, उभर के आई कि कई करोड़ों रुपया बिलियनियर्स फंड कर रहे हैं इंडिया के अगेंस्ट दूसरी कंट्रीज में बैठ के। उनकी कंट्रीज के अंदर से फंडिंग हो रही है, उनकी कुछ कंपनियां इंडिया के कॉर्पोरेट में भी रजिस्टर्ड हैं, और जिसके अंदर क्लियरली निकल के आया है कि जो कॉर्पोरेट फंडिंग हो रही है वो न्यूज चैनल्स के लिए लेके हो रही है। जो रेमिटेंस ऑफ मनी है कमिंग फ्रॉम मेनी कंपनीज जिसकी कॉर्पोरेट फाइलिंग भी इंडिया के अंदर हो चुकी है। इस मुद्दे को न्यूयॉर्क टाइम्स के अखबार ने भी उठाया, जिसके अंदर मैं आप लोगों के समक्ष एक और नाम लूंगा, नेविल रॉय सिंघम, जो एक कॉर्पोरेट बिलियनर है, जिसने अमेरिका के अंदर बैठ के चाइना की फेवर के लिए ह्यूज फंडिंग करी है, और जो डायरेक्टली न्यू क्लिक के पास आई है। और इस न्यू क्लिक फंडिंग ने जो यूज करा उस फंडिंग को, और चाइना के फेवर में एक प्रोपेगेंडा भी फैलाने की कोशिश करी है, विच इज ऑल्सो ऑन द यूट्यूब लिंक, जिसका उद्देश्य है चाइना हिस्ट्री कंटिन्यूज टू इंस्पायर द वर्किंग क्लास। नाउ दिस इज एजेंडा ड्रिवन यूट्यूब वीडियो विच हैज बीन पुट। और उसके साथ साथ चाइना के जो कोविड-19 पैंडेमिक जो चाइना जिम्मेदार माना जा रहा है, उसकी फेवर के लिए इंडिया के अंदर ये न्यूज क्लिक लगातार खबरें फेवर में फैलाई जा रहा है, जिसकी पर जबरदस्त फंडिंग बाहर से हो रही है, और जिसको हिंदुस्तान सरकार ने 2021 में मुद्दा उठाया, जिसके खिलाफ विपक्ष ने पार्लियामेंट के अंदर विपक्ष ने हमारी सरकार के खिलाफ उंगलियां उठाई। उसके दौरान अब जो स्पेशल सेल है दिल्ली की, उसने इन्वेस्टिगेट करा मैटर फर्दर, और पाया है कि जो वीडियोस हैं वो प्रोपेगेंडा ड्रिवन है। दे आर बीइंग फंडेड इन फेवर ऑफ चाइना, इन फेवर ऑफ पाकिस्तान और सब कुछ हो रहा है। ये सिर्फ हमारी सरकार को और हमारे उद्देश्य को, जो आज मोदी सरकार गरीबों को उठाने के लिए इतनी सारी प्लानिंग लेके आ रही है, उनके लिए नई नई चीजें आज 8,000 करोड़ की तेलंगाना को राहत दी है, और ऐसे ऐसे मुद्दे लेके आ रही है, और जो कि हमारे देश को आगे लेके जाता है, उसको काउंटर करने के लिए उन नीतियों को ये दिखे ताकि ये नीतियां कमजोर हैं, चाइना की नीतियों को बढ़ावा दिया जा रहा है, जो कि बिल्कुल गलत है। ये सारा मामला पुराना भी है, और सारे सबूतों के साथ सरकार ने बड़े ही योजनाबद्ध तरीके से, क्योंकि सरकार जानती है कि कई जज भी इनके फेवर के हैं, कई लोग इनके मदद के लिए आने वाले हैं, और बड़े बड़े इंटरनेशनल पर्सनैलिटी वकील भी खड़े होने वाले, बल्कि वकीलों की फौज खड़े होने वाली है। अगर थोड़ा सा भी इसमें कुछ कच्चा पाया गया तो यूनाइटेड नेशंस भी ट्वीट करेगा, कई देशों के राष्ट्रपति भी इनके लिए बोलेंगे, और भारत का प्रेस फ्रीडम इंडेक्स और नीचे जाएगा। इसलिए सरकार ने पूरी सावधानी रखी है, और लंबी 3 वर्षों से भी लंबी पूरी जांच प्रक्रिया के बाद हाथ डाला है। और मुझे लगता है कि ठंडा करके खाना चाहते हैं, इसलिए आज कई को छोड़ दिया है। इसलिए अब ये कई लोग इससे भी चिंतित है। दुबे जी के पास में चलता हूं। दुबे जी, कई लोग इसलिए चिंतित है, लोगों को लगा कि इनको पकड़ तो लिया, लेकिन इनको शाम होते होते क्यों छोड़े। दुबे जी, लोग 2 गिरफ्तारी हो गई। अपडेट में आपको बताऊं कि सभी को नहीं छोड़ा है, गिरफ्तारियां हुई है, और बाकी भी गिरफ्तारियां हो सकता है कि थोड़ा छोड़ दिया जाए। पुलिस इन्वेस्टिगेशन में वेदभूषण जी जानते हैं, जानबूझ के इसलिए छोड़ देते हैं कि बाहर निकल के किस किस को फोन करा है, क्या करा है, यह भी पता चल जाए। तो दुबे जी, मेरा प्रश्न यह था कि कई लोग जो कि सुबह सुबह आज बड़े प्रसन्न हो गए थे, हम जैसे आप जैसे राष्ट्रभक्त लोग,
कि गद्दार पकड़े गए हैं, अब इनका हिसाब होगा। लेकिन ये कुछ लोग शाम होते होते घर लौट रहे हैं। तो क्या ये सरकार ठंडा करके खाना चाहती है या क्या होना चाहता, क्या हो रहा है? देखिए, ऐसा है कि ये जो प्रवीर पुरकायस्थ का प्रकरण है, इस पर दिल्ली हाई कोर्ट ने, ये आज का प्रकरण ही 2021 में शुरू हुआ था, दिल्ली हाई कोर्ट से ये स्टे ले आए थे ईडी के खिलाफ, और वो स्टे अभी तक चला है। जब ईडी ने सबूत इकट्ठे कर लिए तो फिर उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट में फिर अप्रोच किया, और फिर अप्रोच करने के बाद उन्होंने कहा कि साहब इस पर स्टे हटाइए, हमारे पास सबूत हैं और हमारे सबूतों को जरा रियलाइज करिए। जब दिल्ली हाई कोर्ट में वो प्रकरण गया तब ये आगे बढ़ा है। इसलिए ये तो मानकर चलिए कि इस मामले में और इस तरह के मामलों में जब भी कोई इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी काम करती है तो उसको मालूम है कि अगर इसमें हल्कापन हो गया तो उनका क्या हश्र होगा और उनकी क्रेडिबिलिटी का क्या होगा। यही कारण है कि कोई भी इन्वेस्टिगेशन, आप कभी भी देखिएगा, भी एसीपी साहब बैठे हुए हैं हमारे साथ, तो अभी कभी आप देखिएगा कि जब भी इन्वेस्टिगेशन चलता है तो पुलिस या जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है वो शुरू में बहुत पोलाइट रहती है, क्योंकि वो चीजों को जानना चाहती है, फैक्ट को इकट्ठा करना चाहती है। फैक्ट को इकट्ठा करने की प्रक्रिया में अगर उसको किसी को बुलाना होता है, नोटिस किया जाता है, उससे बात करते हैं, और जब उनके पास कुछ पुख्ता सबूत मिल जाते हैं तो फिर वो उस प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हैं। और ये जो उठाकर ले गए और फिर छोड़ दिया, ये भी इन्वेस्टिगेशन की टैक्टिक का एक पार्ट होता है। हम सभी जानते हैं कि पुलिस ले जाएगी, एक दिन बिठाती है, 2 घंटे 3 घंटे बिठाती है, और उसके बाद फिर उसको छोड़ती है, तो कहीं ना कहीं किसी स्टेज पर वहां तक पहुंचेगा, और पहुंचने के बाद फिर वो एक्टिविटी शुरू कर देता है। मैं आपको बताता हूं कि होता क्या है कि जैसे ही उठाकर ले गए तो उसके बाद जब वो छूट कर आएगा तो फोन करेगा, दोस्तों को मिलाएगा, और जहां जहां उसके संपर्क होंगे वहां करेंगे, और वो सारे नंबर पहले से उनके पास सर्विलांस पर होते हैं। उससे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ता है। जब भी ऐसी प्रक्रिया होती है तो उससे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ने का ये तरीका है, क्योंकि स्टिमुलेट नहीं हो रहा हो तो इनमें से कोई ना कोई गलती करेगा, और जैसी गलती करेगा तो कुछ आगे मामला बढ़ेगा। इसलिए ये लगता है किसी को कि नहीं, छोड़ दिया, ये छोड़ना नहीं है, ये इन्वेस्टिगेशन की एक चाल है और एक प्रक्रिया होती है, उसके तहत ये किया जा रहा है, कोई नई बात नहीं है। मैं थोड़ा लीगल एंगल आपसे ये समझना चाहूंगा कि कई लोग ऐसा कह रहे हैं कि ये तो कौन सी बड़ी बात है, ये तो ग्लोबल विलेज हो गया है, अब तो इधर से उधर से पैसे आएंगे, चलता है। नहीं, बात तो आपकी ठीक है कि ग्लोबल विलेज हो गया है, लेकिन सवाल यह पैदा होता है कि 10 रुपए का शेयर कैसे 11,500 में न्यूज क्लिक का बिका। तो परचेज करने वाला कौन है, शेल कंपनी खोलने वाला कौन है, और वो पैसा जो आया 10 रुपए का शेयर 11,500 रुपए में बिककर जो पैसा आया, वो पैसा डिस्ट्रीब्यूट कहां हुआ? क्या इंप्लॉइज के ऊपर खर्च किया गया? क्या बिल्डिंग स्ट्रक्चर बनाने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए खर्च किया गया? वो गौतम नवलखा की तरफ कैसे जा रहा है? वो शीतला जावेद के पास कैसे जा रहा है? ये बहुत सारी चीजें हैं। मैं आपको अभी पीछे आज ही सुप्रीम कोर्ट ने एक टिप्पणी की है, आपको याद होगा, संजीव भट्ट के मामले में, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा भैया तुम एक बात मुझे बताओ, 12-12 पिटीशनें लेकर आए हो, इतना पैसा कहां से आता है जेल में बैठ के? और आप एक अधिकारी, आईपीएस अधिकारी थे, इतने महंगे वकील आप कैसे हायर करते हैं? कौन आपको रिप्रेजेंट करता है? एक काम करिए, आप 1-1 लाख रुपया, 3 पिटीशन उन्होंने फाइल की तो उन्होंने कहा 1-1 लाख रुपया जरा वकीलों के फंड में दीजिए जाके, जहां पर उनका वेलफेयर की स्कीमें चलती हैं। तो सवाल यह पैदा होता है कि यह पैसा इन लोगों के पास आता कहां से? जो संजीव भट्ट, तीस्ता, जावेद, शीतलवाड़ और ये जो गैंग हैं, ये सरकार के ऊपर प्रश्न खड़े करने शुरू करते हैं और तमाम तरह के झूठे एफिडेविट लगाने शुरू करते हैं। ये लोग हैं कौन? इनको आखिर क्या इंटरेस्ट है कि ये जबरदस्ती ऐसे काम करते हैं? इसका मतलब है कहीं ना कहीं से तो फंडिंग आती है। अब उसके तरीके, जब आपने एफसीआरए बना दिया तो एफसीआरए बनाने के बाद समस्या अब नई खड़ी होगी, और नई समस्या ये खड़ी हो जाएगी कि अब फंडिंग जो आएगी वो कैसे आएगी, हमें बताएं। तो उन्होंने शेल कंपनियां बना ली, शेल कंपनियों के माध्यम से अब शेयर बेचने शुरू कर दिए, शेयर बेचकर इन्वेस्टमेंट आ गया। और ये न्यूयॉर्क टाइम्स ने छापा था। आपको याद है कि दिल्ली सरकार न्यूयॉर्क टाइम्स को छापकर दिखा रही थी कि साहब न्यूयॉर्क टाइम्स ने मेरा नाम छापा है। आज वो क्यों नहीं कह रहे कि न्यूयॉर्क टाइम्स ने ये बात शुरू की थी और वहां से शुरू होकर यहां इन्वेस्टिगेशन हो रहा है और यहां गिरफ्तारियां हो रही हैं? वो वहां से शुरू हुआ था, उन्हीं न्यूयॉर्क टाइम्स ने जिसकी क्रेडिबिलिटी ये बता रहे थे। और यहां पर आने के बाद वो पैसा कैसे आ गया, कैसे खर्च हुआ, कैसे हो रहा है? तो मुझे लगता है कि ये सारी जो
मनगढ़ंत कहानियां बताई जाती हैं, इनमें इन्वेस्टिगेशन तभी पूरा होता है और तभी सही से चलता है जब ये गहराई में जाते हैं। और क्रेडिबिलिटी, चूंकि एजेंसी ईडी तो बहुत बड़ी एजेंसी है, जब तक उनके पास पुख्ता सबूत नहीं आ जाते तब तक वो इन विषयों पर हाथ रखते ही नहीं है। इसीलिए ईडी की कार्रवाइयां आपने देखो 2-2, 3-3 साल तक वो लिस्पेंडेंस रहती है, और जैसे ही शीतलता आती है व्यक्ति में कि भैया आप कुछ नहीं कर सकती ईडी, इसका मतलब ये होगा, तब गिरफ्तारियां शुरू होती हैं। तो वो अब हो रहा है इसमें। बिल्कुल। तो जो लोगों को लग रहा था कि क्या दबंग पत्रकार है, क्या बड़े ईमानदार पत्रकार है, सत्ता से टक्कर ले रहे, लेकिन सत्य यह था कि सत्ता से टक्कर नहीं, पीछे से गद्दार से समर्थन ले रहे थे। और ये पत्रकारिता नहीं थी, ये तो देश के साथ बेईमानी थी, और इसके लिए एक बड़ा संरक्षण, क्योंकि एक इकोसिस्टम है इन सारे लोगों को। दूसरा कानूनी पहलू मैं संदीप जी से जानना चाहूंगा। संदीप जी, इन लोगों के सोशल मीडिया पर वीडियो है, ये इंटरनेशनल ट्रैवल में बिजनेस क्लास नहीं, फर्स्ट क्लास में ट्रैवल कर रहे हैं। इनमें से कई लोग, आप जिस देश में जा रहे हैं वहां उतरने के बाद उस देश के अंदर चार्टर फ्लाइट से ट्रैवल कर रहे हैं। जहां रुक रहे वो 7 स्टार होटल है या 7 स्टार बड़ा बड़ा फार्म हाउस है। क्या विदेश में खर्च किए गए ये पैसे, या हवाई जहाज के लिए जिसका टिकट 30-30, 40-40 लाख रुपए तक का है, जहां 60,000 रुपए का टिकट उपलब्ध होता है जिस एयरक्राफ्ट में इकोनॉमी में, वहां पर वही 2.5 से 3 लाख रुपए का होता है बिजनेस क्लास में, और वही 20 से 30 लाख रुपए का होता है फर्स्ट क्लास में। ऐसे टिकटों का खर्चा भी इसमें आएगा क्या, जो कि सोशल मीडिया पर वीडियो है? इनके साथ की सेल्फी है या इन्होंने कुछ डाला हुआ है? देखिए, इन्होंने कहीं ना कहीं उसमें जो है गुंजाइश रखी होगी अपने बचने के लिए, क्योंकि ये जो फ्लाइट के टिकट हैं, तो चलिए फ्लाइट के टिकट तो इनके नाम होंगे, डेफिनेटली होंगे, लेकिन जो आपने कहा होटल की बुकिंग हो गई या टिकट की बुकिंग हो गई, डेफिनेटली वो शेल नेम में होंगे, जिसमें इनके ऊपर लायबिलिटी फिक्स कर पाना इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के लिए आसान नहीं होगा। लेकिन हाँ, एक चीज मैं बताऊं, आज की तारीख में हमारी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं इनकी सराहना की जा रही है, और कहा जा रहा है कि हमारी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं वो इजराइल की मोसाद से भी एक कदम आगे जाकर के काम कर रही हैं। तो आप अगर विदेश में कहीं जा रहे हैं, जिस जगह रुक रहे हैं, जो फ्लाइट आप ले रहे हैं, सारी डिटेल भारत सरकार के पास आ रही है, और एक इंटेलिजेंस यूनिट है जिसको FIU कहते हैं, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट। FIU जो है आपके मनी ट्रेल को कहीं भी आप इंटरनेशनल लेवल में जाकर के किसी से भी पैसे ले रहे हैं, दे रहे हैं, सोशल मीडिया पे पोस्ट कर रहे हैं, हर चीज को एनालाइज कर रही है, और वहां से जो कुछ भी इनपुट मिल रहे हैं वो हमारे देश की एजेंसीज को प्रोवाइड कर रही है। और इसलिए जब कोर्ट के सामने कोई भी कहानी इंटेलिजेंस एजेंसीज रखेंगी या इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज रखेंगी, तो इन सभी बातों को न्यायालय के सामने रखा जाएगा, और इसका जवाब इनको देना पड़ेगा कि भाई आप अगर गए हैं तो उस देश के मुल्क के लोगों ने आपके ऊपर इतना पैसा खर्चा क्यों किया है। अगर सुरेश जी आप बताइए, अगर आप कनाडा जाएं और कल को कोई ऐसा व्यक्ति जो एंटी नेशनल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है और आपके ऊपर पैसा खर्च करता है, तो आपको तो इसकी जानकारी जरूर देनी पड़ेगी सरकार को कि भाई इनसे हमारा कोई लेना देना नहीं है, या है तो कैसे है। सफाई तो आपको देनी पड़ेगी, क्योंकि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वे में अगर आपके लिए किया जा रहा है तो आपको भी पता है कि ये चीज गलत है, और अगर गलत है तो सफाई देने की जिम्मेदारी जावेद सीतलवाड़ पे है, अभिषाक शर्मा पे है, और इन लोगों को इसके भी जवाब देने पड़ेंगे। भले इनके नाम से टिकट बुक ना हुए हों, भले इनके नाम से होटल बुक नहीं हुए हों, लेकिन अगर सुविधाओं का उपयोग किया है तो इस बारे में इनको सफाई देनी पड़ेगी। एक बात मैं आपसे कहूं, जो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी जांच कर रही है, देखिए होता क्या है, आज जो छूट गए इस पे आप जा रहे हैं, देखिए होगा क्या, एक बार आएंगे, 2 बार 3 आएंगे, 10 बार आएंगे। 10 बार आने में जो एक डॉक्यूमेंट इकट्ठा होता है उसमें छोटी छोटी चीजें जो है IQ छोड़ता चला जाता है, और वही जो है इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज के लिए जो है वरदान साबित होता है। और जब उसको कोरिलेट करके न्यायालय के सामने रखा जाता है तो पता चलता है कि 12 बार आने जाने के चक्कर में उन्होंने क्लू दे दिया है अदालत के लिए, और फिर उनके बच के निकलने की गुंजाइश कहीं खत्म हो जाती है। बिल्कुल,
इनके गिरफ्तारी के बाद आने वाली प्रतिक्रियाओं के नामों को भी अगर आप देखेंगे तो समझ जाएंगे। पाकिस्तान की ट्वीट तो हम आपको दिखाई चुके हैं। अब मैं आपको दिखाता हूं कि सबसे विवादित राजनेता जिनको कहा जाए और जिनके नाम में गद्दारी सर्वश्रुत है, ऐसी महबूबा मुफ्ती क्या कह रही है इन लोगों को उठाए जाने पर। सोचिए कहां तक तार जुड़े हैं। पाकिस्तान, कश्मीर, महबूबा मुफ्ती, अब नीचे तक जाएंगे। सुनिए महबूबा मुफ्ती। देखिए, हम इसको कंडेम करते हैं और ये जो बीजेपी का अमृत काल चल रहा है उसमें सच बोलना सबसे बड़ा अपराध है। और ये जो मीडिया हाउस था जो न्यूज क्लिक, ये सरकार से सवाल पूछते थे, ये 2 करोड़ नौकरियों का सवाल पूछते थे, 15 लाख रुपए जो जमा होना था उसके बारे में सवाल पूछते थे, महंगाई के बारे में सवाल पूछते थे, खासकर जो हमारी पहलवान बच्चियों के साथ गलत हुआ और वो जो मेंबर पार्लियामेंट खुला घूमता है उसके बारे में सवाल पूछते थे। तो ऐसा लगता है जो आज सच बोलता है इस अमृत काल में, जो सरकार से सवाल पूछता है उसको जेल में डाल दिया जाता है, उसके खिलाफ यूएपीए लगाया जाता है और इसकी हम कड़ी मजम्मत करते हैं। चाइना की फंडिंग का आपको नहीं लगता कि सीरियस? मैं तो कहती हूँ सीरियस तो ये है कि चाइना ने हमारी 1000 स्क्वायर किलोमीटर जमीन ली है, उन्होंने हमारे 21 जवानों को शहीद किया है। चाहिए तो ये था कि प्राइम मिनिस्टर उसका नोटिस ले। थैंक यू। आज रेड हुई, क्या कहेंगे? देखिए, हम इसको कंडेम करते हैं और ये जो बीजेपी का नाम आपको सुनना चाहिए और महबूबा को तो सुन लिया आपने। देश के प्रसार मंत्री को भी इस पर बात करनी पड़ी क्योंकि मामला पत्रकार, तथाकथित पत्रकार का है। तो क्या कहा अनुराग ठाकुर ने, सुनिए। एजेंसियां अपना काम कर रही, अगर किसी के ऊपर कोई शिकायत है तो जांच एजेंसी अपना काम करे, मुझे डिटेल जानकारी नहीं है। लेकिन अगर विभाग ने कोई कार्रवाई की है तो निश्चित तौर पर सबूतों के आधार पर या कंप्लेंट के आधार पर की होगी। जो रिपोर्टर एसोसिएट है उनपे ये लगाना कैसे? संबंधित विभाग आपको इसके ऊपर जानकारी देगा। आप मिनिस्टर इस पे तो बोल सकते हैं। जिस विभाग ने कार्रवाई की है वो आपको जानकारी देंगे। जांच एजेंसियां अपना काम कर रही, अगर किसी के ऊपर कोई शिकायत है तो जांच एजेंसी अपना काम करे, मुझे डिटेल जानकारी नहीं है। लेकिन अगर विभाग ने कोई कार्रवाई की है तो निश्चित तौर पर सबूतों के आधार पर या कंप्लेंट के आधार पर की होगी। सीताराम येचुरी की बाइट देखते हैं और उसके बाद हमारे पैनलिस्ट के पास चलते हैं। तो मैं जरा पॉलिटिकल भी क्या चल रहा है आपको पता चले। सीताराम येचुरी समझ में आए कौन है? पहले पाकिस्तान, उसके बाद महबूबा, उसके बाद सीधे वामपंथी। मतलब इसके पीछे कितना बड़ा कॉकस है, कौन कौन एंटी नेशनल फोर्सेस है, सुनिए। ये है देश के अंदर फ्रीडम ऑफ प्रेस की हालत। अब हर साल जो बिगड़ता जा रहा है फ्रीडम ऑफ वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में, उसका सबूत है। वो इन्वेस्टिगेट कर रहे कुछ केस न्यूज क्लिक के बारे में। वो केस के चलते हुए जो भी न्यूज क्लिक के साथ जुड़े हुए हैं उन लोगों के ऊपर हमला किया, उनकी सामग्री भी उठा ले गए, सुना। कुछ लोगों को गिरफ्तार नहीं किया। लेकिन क्या है ये केस, क्या है ये चार्ज, किस लिए उनको पूछताछ कर रहे हैं, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं। जिनके पास गए भी वो जब पूछे कि क्यों आए हो, उनके पास कोई जानकारी नहीं। अब ये क्या हो रहा है देखते हैं। वो पहुंच गए हमारे घर पे, क्योंकि हमारे ऑफिस के जो स्टाफ है वो भी रहते हमारे साथ, और उसका लड़का जो है न्यूज क्लिक में काम करता है, तो उससे पूछताछ करने के लिए रेड कर दी सुबह। तो ये अब क्या है इसके मामले में भी पीछे वो उसकी जानकारी की जरूरत है। वो क्यों नहीं बता रहे कि किस लिए हो रहा है। देखिए, वामपंथी गरीबों की, शोषितों की लंबी लंबी चौड़ी चौड़ी बातें करने वाले ये लोग ये बताए कि 1.5 करोड़ रुपए का इलेक्ट्रिशियन इन वामपंथियों को कैसे भाता है। हाँ, कोई उद्योगपति अदानी अंबानी का चैनल 1.5 करोड़ रुपए किसी इलेक्ट्रिशियन को देता तो थोड़ी देर के लिए समझ भी सकते हैं। लेकिन भाई आप तो समान वितरण की बात करने वाले लोग हैं, कहां से 1.5 करोड़ दिए नहीं बताएंगे। थोड़ा सा आप में से कोई बताएगा कि ये सीताराम येचुरी की पत्नी का इतिहास क्या है इस पूरे मैटर में, अगर किसी के पास अपडेट हो। सीताराम येचुरी की पत्नी क्या करती है, पत्रकार है, इस पूरे गैंग की कैसे संरक्षक है, द वायर से लेके। जी
वृंदा करात जी के बारे में तो विश्व प्रसिद्ध हैं। नहीं, वृंदा करात पत्नी नहीं है, वृंदा करात तो दूसरी भूमिका में है। अच्छा, ठीक है। लेकिन अभी जो सीताराम येचुरी जी कह गए उसको थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। हाँ, तो ये कह गए कि लड़का हमारे पास काम करता है, उसका लड़का न्यूज क्लिक में काम करता है और हमारे यहाँ रेड पड़ गई। हाँ, इसका मतलब ये है कि न्यूज क्लिक के साथ सीताराम येचुरी का सीधा लिंक है और ये वो अपने मुंह से कह गए। तो बाकी अब इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसियों को सीताराम येचुरी से पूछना चाहिए कि भाई तुम्हारे यहाँ जो रेड पड़ी है, तुम्हारे यहाँ जो लड़का काम करता है उसके लड़के के और रेड पड़ी है, तो तुम्हारा संबंध क्या है? ये संभव है कि इनका आपस का भी संबंध होगा न्यूज क्लिक के साथ, क्योंकि न्यूज क्लिक ऐसे सभी एजेंसी, सभी लोगों को, या जो भारत में पॉलिटिशियंस हैं अपोजिशन के, सीताराम येचुरी जैसे, जिनके नारे शुरू से रहे हों, चाहे जो मजबूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो और देश को हम बंद कर देंगे, चक्का जाम कर देंगे, चाहे चाइना से युद्ध हमारा हो रहा हो और चाइना जीत जाए तो क्या मतलब है, हमारी मांगे पूरी हो, ऐसे लोगों के संबंध सामने दिखाई दे रहे हैं और वो अपने मुंह से कह रहे हैं कि हमारे यहाँ पर उस लड़के के यहाँ जो हमारे यहाँ काम करता है उसके यहाँ ऐसा हुआ। तो मुझे लगता है कि ये जो न्यूज क्लिक का मामला है ये बहुत ज्यादा गहरा मामला है और इसकी गहराई इतनी ज्यादा है कि एक बहुत बड़ा ग्रुप देश में निकलेगा, जिसमें पॉलिटिशियंस भी निकलेंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड के, जुडिशियल फील्ड के, या मैं कहूं कि लीगल फील्ड के, और पत्रकारिता तो इसमें इन्वॉल्व है ही। वो सब आने वाले हैं। ये खुद अपने मुंह से कह गए हैं। मुझे लगा कि ये शब्द कहते समय इनको मतलब दिमाग में कुछ चल रहा था, या चल भी रहा था कि नहीं चल रहा था कि ये कह रहे हैं इन शब्दों को। दूसरी बात ये भी है कि ये वो लोग हैं जो भारत तेरे टुकड़े होंगे के नारे लगाने वाले लोग हैं, और ये नारे लगाकर फिर उसको जस्टिफाई भी करते हैं, फिर पत्रकारिता के माध्यम से ही रात में उसको रीशेड्यूल किया जाता है और रीशेड्यूल करके नई वीडियो बनाई जाती है और ये कहा जाता है कि इसको मॉडिफाई कर दिया गया है या इसको डॉक्टरेट करके ये दिखाया जा रहा है। ये वो लोग हैं, जबकि वो पकड़ में आ जाता है कि एक दिन का है, एक रात का है, एक दिन का है, एक दूसरे दिन का है, एक के बैकग्राउंड दूसरा है, दूसरे का बैकग्राउंड दूसरा है। तो ये तो संभव है कि ये पूरा का पूरा जो अर्बन नक्सल गैंग है ये उसमें इन्वॉल्व हो। और अभी सीताराम येचुरी अपने मुंह से कह गए हैं कि हमारे तो कैसे कैसे संबंध है न्यूज क्लिक के साथ। जी बिल्कुल। साथ साथ में हम आपको बिंदास सवाल भी चला रहे हैं और हम आपको कारण भी दिखा रहे हैं। जरा एक राउंड जल्दी से हम कारणों का लेते हैं कि वास्तवता इसके पीछे क्या कारण आप मानते हैं। लोहित जी, क्या कारण जो अभी तक चर्चा हुई उससे इतर, क्योंकि हम उसके बाद परिणाम और उसके बाद उपाय की तरफ जाएंगे, एक स्थायी उपाय पर भी बात करेंगे, क्योंकि हम केवल समस्या कभी नहीं बताते, समाधान पे जाते। अभी एक राउंड जल्दी से कर लेते हम कारणों का। क्या केवल पैसा कारण है, क्या केवल मोदी विरोध कारण है, या इसके पीछे और कुछ है? लोहित जी। देखिए जी, अगर न्यूज को बिलीव करूं और रिटर्न न्यूज को जो पब्लिश हुई है न्यूयॉर्क टाइम्स में, अगर उसको बिलीव करा जाए तो ये ग्लोबल नेटवर्क चला रहे हैं जो कि प्रोपेगेंडा पे चलता है, जो कि फंडेड है, ना ये फैक्ट बेस्ड है ना कुछ। ये प्रोपेगेंडा है मोदी सरकार के अगेंस्ट और पत्रकारिता के अगेंस्ट। इसको पत्रकारिता से कुछ लेना देना है नहीं, क्योंकि कानून सबसे सर्वोच्च है। अगर कोई कानून की कार्रवाई करी जा रही है तो उसका अधिकार हर एजेंसी को है, और अगर आपके खिलाफ कुछ मिला है, चाहे वो कोई पत्रकार हो, चाहे वकील हो, चाहे कोई भी हो, एक एजेंसी का पूरा हक है, पूरा राइट है उसको प्रॉपर्ली इन्वेस्टिगेट करना। और जो इसके पर्टिकुलर केस के अंदर जो कि तथ्य बिल्कुल सामने आ रहे हैं, कई कंपनियां हैं जो रजिस्टर्ड हैं, जो क्लियरली फंडिंग कर रही हैं, और जो न्यूज क्लिक है जो ये प्रचार कर रहा है वो चाइना से रिलेटेड है, चाइना के फेवर में बोल रहा है, हिंदुस्तान के अगेंस्ट बोल रहा है, पाकिस्तान के एजेंडे को प्रमोट कर रहा है, और हमारे नागरिकों के अंदर एक मतभेद, एक कलेश को उकसाने की संभावनाएं पैदा हो सकती हैं, जिसके अगेंस्ट एफआईआर भी लॉन्च्ड है और ईडी इसके अंदर 2021 से ऑलरेडी इन्वेस्टिगेट कर रही है। आज जो स्पेशल सेल है वो एक नया केस रजिस्टर कर चुकी है, जिसके अंदर उनको और सबूत मिले हैं जो कि नहीं ना सिर्फ फंडिंग से रिलेटेड हैं, बल्कि कई ऐसी यूट्यूब वीडियोस जो कि क्लियरली दिखाती हैं कि ये एक एजेंडा ड्रिवन प्लेटफॉर्म था और एक ऐसा चैनल क्रिएट करा गया था
जो हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के नागरिकों के खिलाफ। बिल्कुल, तो ये हम अभी लोहित जी हमको थोड़ा फास्ट में लेना है क्योंकि हमारे पास केवल अभी 6-7 मिनट बचे हैं। वेदभूषण जी, कारण देखिए सुरेश जी, ये बड़ा टेक्निकल मामला है क्योंकि इसमें इस तरह के क्लिंचिंग एविडेंस स्पेशल सेल के पास आ चुके हैं। आपने देखा होगा J&K, अरुणाचल, लद्दाख, तमाम जगहों पर चाइना जिस तरह से एक्टिव हो रहा था, क्योंकि जो कंपनी है इसको समझना मिश्रा जी, दुबे जी समझ सकते हैं, आप समझ सकते हैं, क्योंकि इंपोर्ट एक्सपोर्ट के नाम पर ये पैसा लेना और देना हो रहा था। आप भी इतने बड़े चैनल के मालिक के चैनल चलाते हैं, क्या आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट को न्यूज एक्सपोर्ट कर देते हैं तो क्या करोड़ों रुपए आप उसके एवज में ले लेते हैं? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आप कितने भी बड़े पत्रकार हो, कितने भी अभिसार शर्मा नॉलेज रखते हो, पर उनकी एक न्यूज के लिए उनको करोड़ों रुपया पेमेंट नहीं किया जा सकता। आम आदमी तो इस बात को नहीं समझ पाएगा, पर मैं, आप मिश्रा जी और दुबे समझ सकते हैं कि ये कुछ और कहानी है। ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट का मामला नहीं है कि आपने कोई न्यूज यहां से चाइना को भेज दी, अमेरिका, ब्राजील को भेज दी, वहां से उसके एवज में आपको पैसा आ गया। और आपने अभी खुद भी कहा कि इसमें बहुत सारा हवाला रैकेट इन्वॉल्व है और बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व है। तो अभी तो इन्वेस्टिगेशन की शुरुआत हुई है और अभी आपके जिक्र चल रहा था कि कुछ लोगों को छोड़ दिया गया। देखिए, ये एक सामान्य प्रक्रिया है, इंट्रोगेशन के लिए बुलाया जाता है। अभी दिल्ली के सीएम साहब को भी बुलाया गया था, उनको छोड़ दिया गया। तो इन्वेस्टिगेशन में कुछ क्रॉस एग्जामिनेशन किए जाते हैं, कुछ सवाल पैदा किए जाते हैं, फिर फर्दर इन्वेस्टिगेशन आगे की जाती है। तो अभी थोड़ा धैर्य रखें, जरूर इसका नतीजा कहीं ना कहीं जाके टिकेगी। जब एफआईआर होती है तो उसका निष्पादन वो अदालत में होता है। जो पुलिस की जिम्मेदारी है वो अदालतों के प्रति होती है। उनको जो एफआईआर उन्होंने रजिस्टर की है, अदालत को बताने होंगे कि क्या इतने बड़े आदमी सीताराम येचुरी, जो जनरल सेक्रेटरी है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के, उनके घर पर रेड की गई। जो ये सीताराम येचुरी आप छोटा मोटा आदमी ना माने, किसी टाइम में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के बहुत पावरफुल लीडर्स में रहे थे। यदि उनके घर पर रेड हो रही है और तमाम लोगों का रेड हो रही है तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ दाल में काला नहीं, दाल ही बहुत ज्यादा काली है। और बहुत सारे ऐसे एविडेंसेस स्पेशल सेल दिल्ली पुलिस के पास मौजूद हैं जिस वजह से उनके यहाँ रेड की गई। अब उनके नौकर कहीं न्यूज क्लिक में काम करते थे या वो भी कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली कहीं इन्वॉल्व थे। ये तमाम चीजें पब्लिक डोमेन में आएंगी, चार्जशीट में आएंगी। अभी मैंने सीताराम येचुरी की पत्नी का नाम लिया था, मैंने कहा कि कुछ आगे पीछे गड़बड़ ना हो। सीमा चिश्ती नाम है उनका, सीमा चिश्ती, और ये द वायर की संपादक है। अब द वायर कहने के बाद आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं है। द वायर के वायर कहाँ जुड़े हुए हैं, उसका आर्टिकल क्या लिखते हैं हम सब जानते हैं। हमारे विरुद्ध विदेशी मीडिया को क्या क्या ये लोग बाइट देते हैं, और इनका नाम लिया गया था। अभी द वायर ने आर्टिकल छापे थे अडानी के राइज पर, और ये आर्टिकल छापने के लिए उनका एक भारत विरोधी एनजीओ नेशनल फाउंडेशन फॉर इंडिया के साथ एक अनुबंध है। सीमा चिश्ती उस एनजीओ की मीडिया फेलोशिप एडवाइजर है, जो ये पूरा प्रकरण जिन्होंने सतह पर लाने का प्रयास किया था या लाया था, और जिससे कई करोड़ों शेयर धारकों के अरबों रुपए डुबा दिए थे। ये एक लंबी कहानी है, लेकिन नाम ध्यान में रखिए, सीमा चिश्ती। बाकी आप समझने में पर्याप्त का है। अभी जरा परिणामों पे नजर डालते हैं, जल्दी से परिणाम लेंगे और एक फाइनल राउंड उपाय का लेंगे। स्क्रीन पर भी ये चलते रहेंगे। रचित, क्या परिणाम होंगे इस पूरे मैटर के? मैं एक तथ्य की ओर आपका ध्यान ले जाना चाहूंगा। अगर आप न्यूज क्लिक के यूट्यूब चैनल पर जाते हैं तो कल 3 वीडियो उस पर पब्लिश हुए हैं। एक वीडियो के व्यू हैं 8000, एक के हैं 2000 और एक के हैं 11000। तो हम जैसे छोटे यूट्यूबर्स से भी इनसे 10 गुना व्यूज आते हैं। तो आप सोचिए कि जिनकी कोई व्यूअरशिप नहीं है, जिन्हें कोई देखता नहीं है, 38 करोड़ की जो एक नंबर की जो संख्या बताई जा रही है वो भी इसमें बहुत ओवरवेलमिंग लग रही है, क्योंकि इनकी इतनी पहुंच ही नहीं है। इनके सब्सक्राइबर्स हैं 3.96 मिलियन, लगभग 40 लाख के आसपास, और लोग देख रहे हैं 10,000 2,000। तो इससे हम समझ सकते हैं कि ये कितना प्रभावी संगठन है। इसमें हम ये तो अभी नहीं कह सकते कि एग्जैक्ट मोटिव क्या है, लेकिन पत्रकारिता और समाचार मोटिव नहीं है, ये उनके यूट्यूब चैनल से ही स्पष्ट हो जाता है। बात ये हुई कि जो अब इन्होंने आंकड़ों के साथ, इसलिए हमने कहा था कि एक राष्ट्रवादी यूट्यूबर को आज हमारे साथ बिठाएंगे, क्योंकि टेक्निकल मुद्दा भी उन्होंने सामने लाया। जैसे कि दुबे जी ने कहा था कि शेयर की वैल्यू इतनी कैसे हो गई, तो भाई फिर इस व्यूज की वैल्यू भी इतनी कैसी हो गई। किसी भी चैनल हो, यूट्यूब का हो या सैटेलाइट का हो, उसके व्यूअरशिप के आधार पर उसका कमर्शियल वैल्यू तय होता है।
तो फिर ये कैसे किया जा रहा है? और ऐसा चैनल जिसके 2000 व्यू है वो इंटरनेशनल न्यूज एक्सपोर्ट कर रहा है, कैसे? हिंदुस्तान में इतने सारे चैनल है, उनको मिलके जितने पैसे नहीं आए उससे ज्यादा पैसे इसके पास कैसे आए? अब मैं दुबे जी के पास चलता हूं। दुबे जी, अगर यूट्यूबर को ईमान बेचने के लिए 38 करोड़ रुपए मिलते हैं तो सोचिए कि मेन स्ट्रीम मीडिया के छुपे हुए हालात क्या होंगे, क्या संभावना होंगी? वो पलटे उखड़ेगी तो क्या क्या होगा? साउथ दिल्ली में 50-50, 60-60 करोड़ के घरों में रहने वालों की भी फिर लिस्ट निकलेगी ना? बिल्कुल निकलेगी। और मैं तो चूंकि बहुत सारे चैनलों पर रहता हूं और मैं देखता हूं कि बहस चल रही है और अचानक कान में कोई खबर आती है और वो यू टर्न मार जाती है। हाँ। वो यू टर्न कैसे मारती है, मतलब वो जो एंकर है वो यू टर्न कैसे मारता है और क्यों वो दूसरी दिशा में चला जाता है, वो सब कुछ बता सकता है। मतलब आप जो लोग रेगुलर न्यूज चैनलों पर रहते हैं उनको अंदाजा लग जाता है कि अब अंदर से क्या हो गया होगा और क्या चल रहा है जो ये पलटी मारी गई। मेन स्ट्रीम मीडिया के मामले में भाई अभी तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और मोदी जी ने आते ही सबसे पहले इन विषयों को उठाया था कि आपको बहुत सारे लाइजनर दिल्ली में मिल जाएंगे, अपने सांसदों से कहा था लाइजनर मिल जाएंगे। वो मुझे लगता है कि इंडिकेशन कुछ इस तरफ ही था, क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया मंत्रियों, ऐसा भी एलिगेशन लोग लगाते हैं कि मंत्रियों की नियुक्ति में, सरकारी कामकाज में और सरकार के डेली के जो उनके प्रोफेशनल। बरखा दत्त का ऑडियो लीक हुआ था, आप अगर याद हो आपको, बरखा दत्त का ऑडियो लीक हुआ था गुलाम नबी आजाद और बाकी कानिमोजी के साथ चर्चा करते हुए कि किसको क्या देना चाहिए, किसको एविएशन दिया जाए। हिंदुस्तान के टीवी चैनल पर केवल मैंने दिखाया था और किसी ने दिखाने की नहीं हिम्मत की थी। इस बार भी इन सब लोगों का काला चिट्ठा हिंदुस्तान के टीवी चैनल खुल के नहीं दिखा रहे, क्योंकि उनके भी हाथ और पैर और कहां क्या क्या फंसा हुआ है वो भी सामने आना चाहिए। मैं गर्व के साथ कहता हूं कि सुदर्शन वो चैनल है जिसका 1% या 0.1% शेयर्स या सेल विदेश से संबंधित नहीं है। हम ये सिद्धांतवादी है, उपाय में हम इसकी चर्चा करेंगे ही कि मीडिया में विदेशी पैसे क्यों चाहिए। लॉन्ड्रिंग छोड़ी जाए तो वास्तविकता हमारे यहां पर एक चैनल की कीमत एक ब्रिज बनाने से कम है, तो फिर ऐसे में आपको क्यों पैसे चाहिए? मैं संदीप जी के पास चलता हूं। संदीप जी, उपाय क्या हो सकते हैं? देखिए, गद्दारों का उपाय मोदी जी जानते हैं, अमित शाह जी जानते हैं, और जनता वाला भी बता दीजिए, जनता क्या उपाय करे? जनता का उपाय तो बस यही है कि राष्ट्रवादियों के साथ खड़े होइए, मजबूती के साथ खड़े होइए और ब्लैक एंड व्हाइट में अपना कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए। अपने आप को घोषित करिए कि आप राष्ट्रवादी हैं। आपको कोई भक्त कहे, चाहे जिस नाम से भी संबोधित करे, उसके परवाह में मत आइए। राष्ट्र के साथ खड़े होने में आपको बाइस्ड होना पड़ेगा। एक पत्रकार है, वो कहती हैं जब राष्ट्र का बात हो तो आप निष्पक्ष नहीं हो सकते, आपको बाइस्ड होना ही पड़ेगा। और जब भारत की बात होगी तो आपको बाइस्ड होकर के भारत के लिए मरने मिटने के लिए तैयार होना पड़ेगा। उसके लिए दो बातें सुनने भी पड़ेंगी। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आज यहां जो हुई है ना, आप देखिएगा, एक ट्वीट पाकिस्तान से आता है और एक दूसरा जो हमारे येचुरी जी बोल गए। मैं तो कह रहा हूं इसमें कस्टोडियन इन्वेस्टिगेशन के लिए उठा लेना चाहिए येचुरी साहब को। जरूर कुछ मसाला हमारी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को मिल जाएगा और शायद बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज निकलेगी वहां से जो है। उपाय की तरफ हम जा रहे हैं। दुबे जी, उपाय क्या हो सकता है? हमने उपाय यह सजेस्ट किया है कि भारत के मीडिया में 1% भी विदेशी निवेश नहीं होना चाहिए। हम 20 वर्षों से सुदर्शन चला रहे हैं, कोई विदेशी पैसे की जरूरत नहीं है, हिंदुस्तान से चल सकता है। अधिकृत तौर पर आई हुई इन्वेस्टमेंट भी यह बताती है कि यह कोई लाख करोड़ का सेक्टर नहीं है। हमारे यहां पर 3-3 हजार करोड़ रुपए का एक फ्लाईओवर बनाया जाता है, या हमारे पास यहां पर मेरे जैसा व्यक्ति भी 20 वर्ष अगर चैनल चला सकता है, तो विदेशी पैसों की जरूरत क्या है? क्योंकि पैसा आएगा तो कुछ ना कुछ जरूर लेके आएगा। तो कोई शक नहीं है कि जब मीडिया में पहले वैन था कि भाई विदेशी पैसा, विदेशी इन्वेस्टमेंट नहीं होना चाहिए, बाद में वो खुलने लगा। और जब तक पहले फिर 26% हुआ, फिर 49% हुआ, फिर एंटरटेनमेंट में 100% हुआ, अब डिजिटल में तो सीमा ही नहीं है। तो ये तो जाएगा ना, अगर आएगा तो कुछ लेके जाएगा। ये देखिए, जो जैसे अभी रचित जी बैठे हुए हैं, ये बताएंगे
कि जो आप YouTube पर चलाते हैं, अगर YouTube आपको 1 लाख रुपया देता है तो स्पॉन्सर्ड आप उस पर ऐड चलाइए, स्पॉन्सर्ड बात करिए तो आप 20 लाख रुपए महीने में पैदा कर सकते हैं। अब साहब आपके 20 सेकंड 30 सेकंड बोलने का 5 लाख रुपया, 4 लाख रुपया, 3 लाख रुपया मिलता है। आप सोचकर देखिए कि ये जब तक ट्रेंड खत्म नहीं होता तो देश में आप रोक ही नहीं सकते। अच्छा, जनता, ये ऐसा नहीं है कि जनता अपना रोल प्ले नहीं कर रही, जनता अपना रोल प्ले कर रही है और जनता अपने हिसाब से सब बातें करती है, लेकिन भाई मेन स्ट्रीम मीडिया या जो सोशल मीडिया जिसको आप कहते हैं, इन प्लेटफॉर्मों पर रेगुलेशन की बहुत सख्त आवश्यकता है। हालांकि सरकार ने अभी ये रेगुलेशन उस पर करने की कोशिश की है, लेकिन अभी भी मुझे नहीं लगता नहीं उसमें ना दांत है ना नाखून है। बगैर दांत बगैर नाखून का कोई रेगुलेशन किसी काम का नहीं है, वो कुछ काम का नहीं है। मैं रचित के पास चलता हूं। रचित, ये जैसे अभी दुबे जी ने कहा कि कई ऑफर लालच आते हैं, कई दबाव भी आते हैं। जैसे आपका चैनल चला गया था, सब लोगों ने आवाज उठाई, हमने तो शो किया था उसके लिए। इन लोगों का चैनल कभी नहीं जाता है। देखिए, मजे की बात यह है, जब हम आंकड़ों की बात कर रहे थे कि जो 2000 व्यूज जिनके आ रहे हैं उनके सब्सक्राइबर्स 40 लाख हैं। हाँ। तो पहले ये भी जांच होनी चाहिए कि वो क्या सब्सक्राइबर्स रियल ऑर्गेनिक सब्सक्राइबर हैं या वो वियतनाम से, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से बॉट्स इकट्ठे करके और वो सब्सक्राइबर्स उनकी शक्ति दिखाने के लिए किए गए हैं, और उसमें चीन और पाकिस्तान का क्या रोल है। और सरकार को, जैसा आपने बिल्कुल सही कहा, कि कम से कम फाइनेंशियल रेगुलेशन तो होना ही चाहिए। भारत न केवल एक राष्ट्र के रूप में बल्कि एक आर्थिक महाशक्ति के रूप में भी इतना सक्षम है कि अपने मीडिया को वो स्वतंत्र रूप से चला सके। और मीडिया हमारे देश में और पूरे विश्व में एक राष्ट्रीय सुरक्षा, राष्ट्रीय माहौल के बारे में परिप्रेक्ष्य में वो एक बहुत महत्वपूर्ण अंग होता है। जब आप उसे डेमोक्रेसी का 4th पिलर कहते हैं तो उसके हितों की रक्षा करना। और विदेशी के साथ भी मैं एक और बात वॉलंटरीली अपने तरफ से कहना चाहता हूं कि हिंदुस्तान के मीडिया को बिगड़ने नहीं देना है। तो जैसे राजनेताओं से हम अपेक्षा करते हैं कि वो अपनी संपत्ति को सार्वजनिक करे, हम जजेस से अपेक्षा करते हैं कि वो करे, जजों ने नहीं किए। भारत के पत्रकारों को कंपलसरी किया जाए कि वो अपनी आमदनी कहां से आई, उनकी नेटवर्थ क्या है और उनके इनकम के सारे स्रोत क्या है और प्रतिवर्ष किस परसेंटेज में क्या ग्रोथ हो रही है। सुरेश चौहान के अपना खुद का, परिवार का, चैनल का बैंक स्टेटमेंट, बैलेंस शीट सार्वजनिक करने के लिए तैयार है। कौन कौन इसके लिए आगे आता है? ईमानदारी की बातें करने वालों को पूछिए। मैं चुनौती देकर इस विषय को आज यहां पर आज के एपिसोड के लिए छोड़ रहा हूं। आप सब हमारे साथ जुड़े, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और बड़ी संख्या में हमारे साथ जुड़ने वाले दर्शकों का भी धन्यवाद। हिंदुस्तान के मीडिया को पवित्र, शुद्ध और राष्ट्रभक्त बनाना होगा तो खून में घुसी हुई गद्दारी अर्थात विदेशी पैसे को रोकना होगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद। माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ ने हमेशा से प्रदेश के किसानों को सर्वोपरि रखा है। राज्य के